बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और जो चैप्टर है हमारा वो है कार्य, शक्ति तथा ऊर्जा। छोटे छोटे प्रश्नों के लिए तो पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ता है। जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए तो आपको एक बार पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। हाँ, जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम इंपॉर्टेंट बातें समझ सकते हैं कि ये प्रश्न ज्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है। फिर भी हम दोनों तरह के प्रश्नों की बात करेंगे, और आपको डिटेल में यदि इनके आंसर चाहिए तो आपको हमारा वीडियो देखने पड़ेंगे कि जो मैंने इस चैप्टर के सारे वीडियो, पूरा सिलेबस A to Z कवर कर रखा है, वहां जाकर के देखना पड़ेगा। तो आइए पहले बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि इस चैप्टर से अक्सर पूछे जाते हैं। वो हैं, मैंने नोट कर रखे हैं। एक तो होता है कार्य ऊर्जा समीकरण का उल्लेख कीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए, और यहां पर हमें वर्क एनर्जी थ्योरम की समीकरण लिखनी है। तो इस थ्योरम के आधार पर, कार्य ऊर्जा समीकरण के आधार पर, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो समीकरण यदि हम लैंग्वेज में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, क्या? किया गया कार्य वस्तु पर, वस्तु पर किया गया कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। और कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, है ना? बल गुणा विस्थापन हो गया कार्य। और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का मतलब हुआ अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ये देखिए समीकरण हो गया। गतिज ऊर्जा, और या सूत्रों के रूप में लिख दें हम, तो वस्तु पर किया गया कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये हमारी कार्य ऊर्जा संबंधित प्रमेय है। तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा लिखा हुआ है ये। तो ये हमें कार्य ऊर्जा समीकरण का उल्लेख कर दिया मैंने। अब एक नंबर में पूछा जा सकता है संरक्षी बल क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? ये वो फोर्स हैं जिनके द्वारा या जिनके विरुद्ध किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। इस पर निर्भर करता है वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। वस्तु को कैसे, इधर से ले जाया जा रहा है, इस बात पे निर्भर नहीं करता। तो संरक्षी बल से यही तात्पर्य है। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है, स्थिर विद्युत बल संरक्षी बल है जो कि क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से आप संरक्षी बल के बारे में लिख सकते हैं। अगला है संरक्षी तथा असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न मैंने नोट कर रखा है, वो संरक्षी और असंरक्षी बल में अंतर। तो वो संरक्षी बल मैंने बता दिया, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल संरक्षी बल हैं। और असंरक्षी बल क्या होंगे? वे बल हैं जिनके विरुद्ध या जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। तो संरक्षी बल में तो किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, असंरक्षी बल में किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। तो उदाहरण के लिए जो घर्षण बल है वो असंरक्षी बल है। तो अंतर हमें स्पष्ट करना है, तो दो अंतर कम से कम लिखिए। 2 नंबर का आता है, 1 नंबर है तो एक ही अंतर काफी है। तो यहां पर एक परिभाषा लिखी जा सकती है, संरक्षी बल, असंरक्षी बल, उदाहरण दिए जा सकते हैं, है ना। और संरक्षी बल जो हैं वे होते हैं
जिनके विरुद्ध या जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। और असंरक्षी बल वे बल होते हैं जिनके द्वारा या जिनके विरुद्ध किया गया कार्य जो है पथ पर निर्भर करता है। दूसरी प्रॉपर्टी हम इसमें बताएंगे कि असंरक्षी बल की हमें दो प्रमुख विशेषताएं भी मालूम होनी चाहिए। तो एक तो ये प्रश्न हो गया अंतर वाला। अब क्या है चौथा प्रश्न, संरक्षी बल की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो नंबर एक विशेषता तो वही है जो परिभाषा है, क्या कि संरक्षी बल द्वारा या इस बल के विरुद्ध किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। ये एक प्रॉपर्टी इसकी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी जो है संरक्षी बल के अंतर्गत किसी बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है। यानी जहां से हम चलें और घूम करके यदि पुनः उसी स्थान पर आ जाएं तो कार्य जो होता है वो शून्य होता है। संरक्षी बल के अंतर्गत किसी बंद पाश में किया गया कार्य शून्य होता है, शून्य होता है। जैसे हम यहां से कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो कार्य मान लिया धनात्मक हुआ, वापस लौट करके आते हैं तो वही कार्य फिर हमें ऋणात्मक लेना पड़ता है। तो टोटल कार्य जो होता है जाने और आने, यानी एक पूरा बंद पास पूरा करने में जो कार्य निकाला जाएगा संरक्षी बल के अंतर्गत, तो वो शून्य आएगा। तो ये दो जो है विशेषताएं हैं संरक्षी बल की। अब बात करते हैं प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ संघट्ट से क्या समझते हैं। देखिए, प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का टॉपिक। और प्रत्यास्थ संघट्ट वह संघट्ट होता है जिसमें टकराने वाली वस्तुओं के संवेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती हैं। तो प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होता है, प्रत्यास्थ संघट्ट में यानी वह संघट्ट जिसमें टकराने वाली या टकराने वाले पिंडों की बात कर लेते हैं, टकराने वाले पिंडों का संवेग तथा गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा लिखनी है इसमें, केवल ऊर्जा नहीं लिखनी, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, यानी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहती हैं। अप्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होता है, देखिए संघट्ट चाहे प्रत्यास्थ हो चाहे अप्रत्यास्थ हो, संवेग दोनों में संरक्षित रहता है। तो संघट्ट जो है किसी भी प्रकार का हो संवेग संरक्षित रहता है, लेकिन अप्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, गतिज ऊर्जा की हानि होती है। तो अप्रत्यास्थ संघट्ट में जो है, अप्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित रहता है, परंतु गतिज ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, नहीं रहती। यानी संरक्षित रहने का मतलब जितनी टक्कर के पहले ऊर्जा थी
उतनी बाद में भी हो तो इसका मतलब वो संरक्षित है। यदि ऊर्जा की हानि हो जा रही है टक्कर में, टक्कर के पश्चात ऊर्जा कम हो जा रही है, इसका मतलब ऊर्जा की हानि हो रही है। तो अप्रत्यास्थ संघट्ट में ऐसा ही होता है, क्योंकि ज्यादातर ऊर्जा हानि ही होती है और अधिकतर संघट्ट जो है या कहें लगभग सभी संघट्ट जो होते हैं वो अप्रत्यास्थ ही होते हैं। आइडियल कंडीशन में हम मानते हैं कि जो है ये टक्कर, ये संघट्ट जो है वो प्रत्यास्थ है, मतलब उसका संवेग भी संरक्षित है और गतिज ऊर्जा भी संरक्षित है। तो अप्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग संरक्षित रहता है परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। ये आप इसको याद रखिए। अब तीसरे तरह एक होती बात करते हैं पूर्ण अप्रत्यास्थ। पूर्ण प्रत्यास्थ भी होता है, ये पूर्ण प्रत्यास्थ की बात ही कर रहे हैं हम। पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट वह संघट्ट जिसमें टकराने वाले पिंडों का संवेग तथा गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, इसको पूर्ण प्रत्यास्थ भी कह सकते हैं या केवल प्रत्यास्थ भी कह सकते हैं। अच्छा, पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है? तो पूर्ण अप्रत्यास्थ परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है? ये वह कोलिजन है जिसमें टकराने के पश्चात टकराने वाली वस्तुएं आपस में जुड़कर एक पिंड की भांति गति करने लगें। तो इस प्रकार के संघट्ट को हम पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। मान लिया दो वस्तुएं थी, टक्कर के पहले वो अलग अलग गति कर रही थी। अब जब टकराई, आपस में उनकी टक्कर हुई, तो टक्कर में वो आपस में वस्तुएं जुड़ गई और जुड़ करके एक वस्तु की भांति समझो वो दोनों मिलकर के चलने लगी। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं ये जो टक्कर हुई है ये पूर्ण अप्रत्यास्थ है। पहले पिंड जो है, ये पिंड मान लिया ए है, गति कर रहा था, दूसरा बी गति कर रहा है। अब ये इसका ए का वेग अधिक है, बी मान लिया धीमे चल रहा है और टक्कर के पश्चात ये आपस में जुड़ गए, ए और बी दोनों जुड़ गए और एक पिंड की भांति ये गति करने लगे। तो इस स्थिति को हम कहेंगे कि ये जो टक्कर हुई है ये पूर्ण अप्रत्यास्थ है। संवेग यहां पर भी संरक्षित रहेगा। तो ये जो है कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 3 या 5 नंबर में पूछे जाते हैं, उनकी बात करते हैं। और पहला प्रश्न हमने नोट कर रखा है, प्रत्यास्थ संघट्ट की व्याख्या कीजिए। अभी मैंने बताया, दर्शाइए कि समान द्रव्यमान की दो गतिशील वस्तुओं में प्रत्यास्थ संघट्ट के बाद उनके वेग आपस में बदल जाते हैं। यह हमें बताना है। यानी टक्कर के पहले जो दो वस्तुओं का वेग था वो टक्कर के बाद आपस में उनके वेग बदल जाएंगे, मतलब दूसरी वस्तु पहले वाले के प्रारंभिक वेग से चलने लगेगी और पहले वाली वस्तु दूसरे के प्रारंभिक वेग से चलने लगेगी। और ये कब होगा? जब समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं आपस में टकराएंगी। और यहां पर टक्कर कैसी होगी? प्रत्यास्थ होगी। तो इस चैप्टर को आपने हमारे वीडियो में देखा होगा, तो मैंने वहां पर दो प्रत्यास्थ जो है पिंडों की जो है प्रत्यास्थ संघट्ट के बारे में बात की है। और वहां पर हमने टक्कर में, उस प्रत्यास्थ टक्कर में दोनों पिंडों का टक्कर के बाद वेग के सूत्र प्राप्त किए हैं। तो इन सूत्रों को आपको याद करके परीक्षा में जाना है ना। और ये मैंने नोट कर रखे हैं। V1 यानी टक्कर के पश्चात, प्रत्यास्थ टक्कर के पश्चात पहली वस्तु का अंतिम वेग बराबर होता है m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 ब्रैकेट में u1। u1 क्या है? पहली वस्तु का प्रारंभिक वेग। m1 पहली वस्तु का द्रव्यमान है, m2 दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है, प्लस 2m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u2। इसी तरह से v2 टक्कर के पश्चात दूसरी वस्तु का वेग क्या होता है? 2m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 बटे m1 प्लस m2 इंटू u2। ये सूत्र हमें याद रखना है और इनकी सहायता से हम ये बात बता सकते हैं। क्या? दर्शाइए कि समान द्रव्यमान की दो गतिशील वस्तुओं में प्रत्यास्थ संघट्ट के पश्चात उनके वेग आपस में बदल जाते हैं। अब जैसे पहला हमने यहां पर ये सूत्र लिखे और हमने लगाना है m1 बराबर m2 बराबर m ले लेना है और फिर v1 की वैल्यू निकालिए। देखिए समान द्रव्यमान है इसलिए हमने ऐसा लिया, तो v1 बराबर हो जाएगा
m1 की जगह m भी लिखना है और m2 की जगह भी m लिखना है, और नीचे m1 प्लस m2, m प्लस m क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा इंटू u1। तो ये तो देखिए m1 m माइनस m ये शून्य हो गया, ये पद शून्य हो गया, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा 2m अपान m2 की जगह पर हमने m लिख दिया, नीचे m प्लस m लिख दिया, यानी 2m नीचे भी हो गया इंटू u2। तो v1 बराबर हो गया शून्य प्लस ये कट गया u2, यानी v1 बराबर क्या हो गया u2। टक्कर के पश्चात पहली वस्तु दूसरी वस्तु के प्रारंभिक वेग से चलने लगती है, यही तो दर्शाना है हमें कि उनके वेग जो है आपस में बदल जाते हैं। पहली वस्तु का अंतिम वेग जो है बराबर हो जाता है दूसरी वस्तु के प्रारंभिक वेग से। अब दूसरा हमें लेना है समीकरण ये वाला, और इसमें भी हमें यही कंडीशन लगा देनी है। तो v2 बराबर हो जाएगा, देखिए 2m अपान m1 प्लस m2 की जगह m प्लस m, ये भी 2m हो गया, और ये जो हो गया इंटू हो गया u1 प्लस ये वाला शून्य हो जाएगा, ये कट गया, तो v2 बराबर हो गया u1। लीजिए दूसरी वस्तु का अंतिम वेग जो होगा वो पहली वस्तु के प्रारंभिक वेग के बराबर हो जाएगा, यानी दूसरी वस्तु टक्कर के पश्चात पहली वाली वस्तु के प्रारंभिक वेग से गति करने लगेगी। यह तब होता है जब द्रव्यमान समान होते हैं। तो यदि हमें यह सूत्र मालूम है, याद है, तो हम ये करके दिखा सकते हैं। प्रत्यास्थ संघट्ट की व्याख्या कीजिए। प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है ये बता दीजिए, जो मैंने अभी बताया। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ये 3 नंबर या 5 नंबर में ही ये भी पूछा जाएगा। एक कण ऊर्ध्वाधर त्रिज्या के ऊर्ध्ववृत्त में गति कर रहा है। ये कोई पिंड है जो कि, अब इसको हम पूरा डिटेल में तो नहीं करके दिखाएंगे, है ना, इसके लिए आपको हमारा वीडियो देखना पड़ेगा इस चैप्टर में। ये कोई पिंड है, ये ऊर्ध्वाधर इस तरह से वृत्तीय गति कर रहा है। ऐसे एक हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज नहीं कर रहा, ऊर्ध्वाधर कर रहा है, नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है ऊपर जाता है। तो इस तरह से इसके उच्चतम बिंदु पर, मान लिया ये ऐसे जा रहा है ऐसे, तो यहां पर वेग ऐसे होगा। तो यहां पर एक, और इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, द्रव्यमान कितना है, m है इसका। एक कण r त्रिज्या के ऊर्ध्ववृत्त में गति कर रहा है, इसके उच्चतम बिंदु पर क्रांतिक चाल का सूत्र लिखना है। यहां पर उच्चतम बिंदु, इसको h ले लेते हैं, इसको l ले लेते हैं। तो VH की वैल्यू जो होती है अंडर g, और ये लंबाई जितनी भी है r के बराबर होती है। और यहां पर VL जो होता है उसका सूत्र हमें प्राप्त करना है। इसका सूत्र, ये हमें सूत्र लिखना है, और इसकी मदद से हमें इस निम्न बिंदु पर वेग प्राप्त करना है। और VL बराबर आ जाता है अंडर जो है 5GR। ये हमारा वीडियो देखिए तो आपको ये सूत्र निकालना आ जाएगा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये उच्चतम बिंदु पर इतना वेग होता है, निम्नतम बिंदु पर ये वेग प्राप्त हो जाता कर लेता है वस्तु। ये G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। R जो है वही रस्सी की लंबाई है या इस वृत्त की त्रिज्या है। तो इसके लिए आपको हमारा वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो किसी बुक से तैयारी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, और अगला जो है कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, स्टेटमेंट आपको लिखना है वर्क एनर्जी थ्योरम का, और कार्य ऊर्जा का समीकरण की स्थापना कीजिए। बहुत आसान है, 3 नंबर में ज्यादातर पूछा जाता है ये प्रश्न, है ना। और इसके साथ में कुछ थोड़ा न्यूमेरिकल लगा दें तो वो 5 नंबर का भी बन जाता है। तो जो प्रश्न, अंकित प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं इंपॉर्टेंट प्रश्नों के आधार पर भी पूछे जाते हैं। जब उसका थ्योरी पार्ट इंपॉर्टेंट है तो उस पर आधारित न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट होगा। हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नोट कर रखे हैं, है ना, और उसकी बात कर लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन जो थ्योरी पार्ट इंपॉर्टेंट है उसी पर आधारित न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट होते हैं। या सिंपल जैसे कार्य है, कार्य निकालने को आ जाए तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है ना। तो उसको भी आप हमारे वीडियो से देख सकते हैं, कुछ हमने प्रश्न वहां पर ले रखे हैं न्यूमेरिकल भी। तो देखिए पहला प्रश्न है कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड दूसरे स्थिर पिंड से प्रत्यास्थ टक्कर करता है। एक पिंड है
ये 3 किलोग्राम का है और ये गतिमान है, लिया इसका वेग u है और ये एक स्थिर पिंड, ये a है, ये b है, ये स्थिर पिंड से टकराता है, ठीक है ना। और इसके बाद वो अपनी प्रारंभिक दिशा में ही, यहां पर दिशा का ध्यान जरूर रखना है, यदि दिशा बदल जाएगी तो हमें ऋणात्मक लेना पड़ेगा, अपोजिट हो जाए, पहले से अपोजिट हो जाती तो हमें टक्कर के बाद का वेग ऋणात्मक लेते, लेकिन यहां पर क्लियर कट दिया हुआ है कि इसके बाद वो अपनी प्रारंभिक दिशा में अपनी प्रारंभिक चाल की आधी चाल से चलने लगता है, यानी टक्कर के पश्चात जो हमारा पिंड A है उसके बारे में बताया जा रहा है, ये u/2 वेग से चलने लगता है। ये कितने वेग से चलता है ये हमें मालूम नहीं, बताया नहीं गया है। प्रश्न में पूछा जा रहा है तो दूसरे पिंड का द्रव्यमान ज्ञात करो, है ना। तो दूसरे पिंड का हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो ये वाले कंडीशन लगा देते हैं, है ना। यहां पर जो दूसरा पिंड स्थिर है, मतलब u1 बराबर तो u है, लेकिन u2 बराबर जो है वो 0 है। तो v1 क्या है वो हमें मालूम है, v1 का मान जो है, यानी पहला पिंड कितने वेग से चलता है, u/2 वेग से चलता है, अपने आधे वेग से चलता है, उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में पहले चल रहा था, टक्कर से पहले। तो इस समीकरण को लगाएंगे, v1 बराबर हो जाएगा m1 माइनस m2। m1 की वैल्यू हमें दी गई है, m1 दिया गया है, m1 बराबर 3 kg दिया गया है, और m2 के बारे में पूछा जा रहा है, इसको हम m ले लेते हैं, ठीक है ना। तो m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू u2। तो v1 पहले पिंड का अंतिम वेग, पहला पिंड का अंतिम वेग देखिए यहां पर दे रखा है, u/2 वेग से चलता है, u/2 आधे वेग से चलता है, प्रारंभिक वेग का आधा वेग। m1 की वैल्यू 3 दी गई, m2 मालूम नहीं, उसकी जगह हमने m लिख दिया, यहां पर लिख दिया 3 प्लस m2 की जगह m लिख दिया, और यहां पर u लिख दिया क्योंकि प्रारंभिक वेग इसका u है, मान लिया है मैंने। दूसरा देखिए, अब u2 0 है, u2 स्थिर है ना, तो इसका मतलब ये पूरा पद जो है 0 हो जाएगा, u 0 से गुणा होगा, पूरा 0 हो जाएगा। अब हमें यहां पर u से u काट सकते हैं, या इसको इधर भेज दीजिए तो बटे में आ जाएगा, तो कट जाएगा, जैसा भी समझो। जैसे u को इधर भेजें तो 2u हो जाएगा, 3 माइनस m बटे 3 प्लस m। अब ये u कट गया, त्रिशु गुणा कर दीजिए, ये क्या आया, 1/2 आया, 1/2 से ऊपर गुणा हो जाएगी इधर, है ना। तो 3 दूनी 6 माइनस 3m बराबर हो जाएगा 2 से 2m बराबर हो जाएगा 3 प्लस m। m वाले पद इधर भेज दीजिए और 3 को इधर भेज दीजिए, 6 माइनस 3 बराबर हो गया m प्लस 2m। तो ये हो गया 3 बराबर हो गया 3m के, m बराबर हो गया 1 किलोग्राम, यानी दूसरा पिंड जो है वो 1 किलोग्राम का है, ऐसा प्रश्न में निकल करके आ रहा है। तो इस तरह से संघट्ट पर आधारित यदि आपको ये समीकरण याद है तो बहुत सारे प्रश्न हम कर सकते हैं। बस याद रखना है, यदि टकराने के पश्चात उनका जो है वेग की दिशा बदलती है तो उसको ऋणात्मक लेने हैं, और कोई भी टक्कर है चाहे प्रत्यास्थ हो चाहे अप्रत्यास्थ हो, संवेग संरक्षित रहता है। टक्कर के पहले पिंडों के संवेगों का योग बराबर होता है टक्कर के पश्चात संवेगों का योग। ये बात भी कई न्यूमेरिकल लगाने में हमें मदद करेगी। अगला देखिए प्रश्न, दूसरा प्रश्न है कि 0.6 किलोग्राम का एक पिंड 5 मीटर पर सेकेंड से के वेग से एक चिकने तल पर गति कर रहा है। यह एक दूसरे 1.2 किलोग्राम द्रव्यमान के स्थिर पिंड से टकराता है और वे दोनों एक पिंड के रूप में एक साथ गति करने लगते हैं। देखिए, ये पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट का केस है। संघट्ट के समय ऊर्जा की हानि की गणना कीजिए, ये पूर्ण प्रत्यास्थ का केस है। देखिए, m1 बराबर दिया गया है 0.6 किलोग्राम, m2 बराबर दिया गया है 1.2 किलोग्राम, u1 दिया गया है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड,
और टक्कर के पश्चात दोनों मिलकर के चलेंगे क्योंकि आपस में जुड़ गए हैं, तो एक कॉमन वेव हो जाएगा, संवेग संरक्षित रहेगा। संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगा दीजिए। संवेग संरक्षण के नियम से देखिए m1 u1 दो पिंड हैं, तो m2 u2 बराबर हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। m1 0.6 इंटू u1 5 है प्लस m2 1.2 है, लेकिन ये स्थिर है। ये वाला देखिए दूसरा पिंड जो है, दूसरे 1.2 किलोग्राम द्रव्यमान के स्थिर पिंड यानी U2 की वैल्यू जो है वो 0 है, तो इसको हमने 0 से गुणा कर दिया। m1 3, v1 और v2 आपस में मिल जा रहे हैं, तो इस समीकरण को हम कैसे लिखेंगे? अब जो है दोनों मिलकर के एक ही वेग से चलेंगे, तो इस समीकरण को हम मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और वो हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v। ये होगा पूर्णतया प्रत्यास्थ संघट्ट का समीकरण। चाहे पहले से ही ऐसा लिख दीजिए, ऐसा पहले से ही लिख सकते हैं कि m1 प्लस m2 इंटू v, दोनों मिलकर के पहले उनको अलग अलग चले, बाद में मिल जाए। यहां पर क्या केस है कि एक स्थिर है, बाद में वो आपस में एक पिंड के रूप में एक साथ गति करते हैं, दोनों आपस में जुड़ गए और उनका वेग भी हो गया। इस समीकरण में मान रखा m1 जो है 0.6 है, ये 1.2 है, और v पता कर देते हैं। तो ये हो गया 3 प्लस 0 बराबर इतना है ना, 6×5 3 आ गया 3.0। तो b बराबर यानी 3 बराबर आ गया हमारा, इसको जोड़ दीजिए 1.8 b, तो b बराबर हो गया 3/1.8। तो इसको 30/18 लिख सकते हैं हम। 3 दशामन 3 छाक 18 और 3 2 से 2 पंजे 10 2 3 6, यानी b का मान 5/3 क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, है ना। ये उनका दोनों का एक सम्मिलित वेग हो गया। अब टकराने के पहले कितना ऊर्जा थी और टकराने के बाद कितनी ऊर्जा होगी वो निकाल सकते हैं, और हमें ऊर्जा की हानि की गणना करनी है, माइनस कर देंगे। तो टक्कर के पहले ऊर्जा, टक्कर के पहले तो एक ही पिंड चल रहा था, तो उसी की ऊर्जा हम निकालेंगे। तो टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा 1/2 m1 u1 था, दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा तो 0 थी, 1/2 m1 3 है, और उसका वेग जो है हमारा पहले वाले पिंड का 5 है, तो 25 हो जाएगा। तो 75/2 आ गया, 75/2 जूल ऊर्जा पहले थी। अब टक्कर के बाद वेग इतना हो गया है, टक्कर के बाद, और दोनों पिंड एक में जुड़ गए हैं, तो टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी 1/2 m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। ये तो 1/2 m1 प्लस m2, दोनों द्रव्यमानों को जोड़ दें तो 0.6 और 1.2, तो ये होता है 1.8 गुणा वेग का वर्ग, वेग ये आया है, तो 25 बटे इसका वर्ग कर दीजिए, 25 हो जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा। तो ये आ गई गतिज ऊर्जा टक्कर के बाद की। इसको थोड़ा हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 लिखा रहने दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहां पर भी 2 आया है, तो 2 9 दूनी 18 0.2, इससे इसको गुणा कर दीजिए, 25 दूना 50/2 है ना, ये ज्यादा ठीक है, 25 दूनी 50 और बटे 2, तो 5/2 आ गई। इसमें से इसको घटा दीजिए, ऊर्जा की हानि, ऊर्जा की हानि, अंतिम ऊर्जा और प्रारंभिक ऊर्जा को घटा दीजिए, ऋणात्मक आएगी, नहीं तो पहले वाले में से ही दूसरे को घटा दीजिए, तो 75/2 माइनस 5/2, लघुत्तम आया 2, 75 माइनस 5, तो ये जो है हमारा कितना हो जाएगा 70/2, यानी 30 जूल ऊर्जा की हानि हो गई, है ना। कैलकुलेशन देख लीजिए, कहीं पर कोई मिस्टेक यदि है उसको करेक्ट कर सकते हैं। मेथड यही रहेगा,
देखिए हमने पहले क्या किया, टक्कर के पहले की गतिज ऊर्जा निकाली। पहले जो है टक्कर के केवल एक पिंड ही चल रहा था, है ना, और यहां पर पिंड, अच्छा एक मिस्टेक हो गई। देखिए पहले पिंड का द्रव्यमान जो है हमारे 6.6 किलोग्राम है, इसको सही कर लीजिए। 0.6 है, 0.6 है, ओहो 0.6 है। 3 किलोग्राम कहाँ है, ये तो है ही नहीं, मैंने इसको लिख दिया था। देखिए इसको आप जो है हल करिए तो ये आ जाएगा 25 × 150, है ना, 150 और बटे 2, यानी 15/2 आया। ये मिस्टेक हो गई थी, तो 15/2 लिखेंगे यहाँ पर, 15/2। तो ये जो है 10/2, 5 जूल जो है ऊर्जा की हानि हुई। तो ये देखिए मिस्टेक, M1 का मान मैंने यहां से उठा के लिख दिया, जबकि M1 का मान हमारा 0.6 किलोग्राम है, उसके आधार पर हमको गणना करनी चाहिए। तो 15/2 जूल पहले पिंड की ऊर्जा है, दूसरे पिंड की ऊर्जा तो 0 है। टक्कर के पश्चात दोनों आपस में जुड़ गए हैं और इस तरह से उनका वेग जो आया था वो 5/3 आया था, दोनों का कंबाइंड वेग। तो B का वर्ग लिखा, गतिज ऊर्जा जो है हाफ M1 + M2 × V² हो गया फार्मूला। तो ये जो है 5/2 जूल ऊर्जा बाद में आई। तो ऊर्जा में कितनी हानि हुई, 5 जूल की ऊर्जा की हानि हो गई। बहुत आसान है ना। अगला लास्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, ये कार्य ऊर्जा समीकरण से है। देखिए 20 ग्राम द्रव्यमान की बंदूक की गोली 150 मीटर की चाल से गतिशील है। एक लकड़ी के गुटके से टकराकर 10 सेंटीमीटर गहराई तक उसका भेदन करके विराम में आ जाती है। ये लकड़ी का गुटका है और कोई गोली जो है वो 10 सेंटीमीटर अंदर तक जाकर के यहां पर रुक जाती है। तो हमें पता करना है गुटके द्वारा आरोपित औसत बल। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यही कार्य ऊर्जा समीकरण के आधार पर इसको हल करेंगे। कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन अब कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, है ना। और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो है अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अंतिम जो है गतिज ऊर्जा, क्योंकि गोली जो थी वो रुक गई, विराम में आ जाती है, 1/2 M1 V1 का वर्ग माइनस 1/2 M1 और U1 का वर्ग। तो हम 1/2 M1 कॉमन ले लें तो ये जाएगा V1 का वर्ग माइनस V2 का वर्ग आ जाएगा। तो अब यहां पर विस्थापन कितना है, केवल 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, 0.1 बराबर इतना हो गया। तो F, और यहां पर भी मान रख दीजिए 1/2, गोली का द्रव्यमान है 20 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, 0.02, और V1 ये तो 0 है, माइनस V2 पहले कितने वेग से गतिमान थी, इतने 150 मीटर पर सेकेंड, इसका वर्ग कर दीजिए तो 225 ये आएगा। तो इसको हल करेंगे तो ये कट जाएगा, 0.01 आ जाएगा, इसको ऋणात्मक उत्तर आएगा 0.01 इंटू इतना, तो 2 जीरो हट जाएंगे इसके, है ना, क्योंकि गुणा होगी तो आ जाएगा माइनस 225 आ गया। तो हमारा समीकरण क्या बना, F गुणा 0.1 ये विस्थापन हुआ और बराबर आ रहा है माइनस का 225, इसको उधर भेज दीजिए तो F बराबर हो जाएगा 225 माइनस का बटे 0.8, एक शून्य पर बढ़ा दीजिए तो ये आ जाएगा 2250 न्यूटन, इतना औसत बल लगेगा। तो देखिए कार्य ऊर्जा समीकरण इंपॉर्टेंट है, तो उस आधार पर उसका न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से थोड़े प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार पूरा वीडियो हमारा पूरे चैप्टर के जो हमने वीडियोज बनाए हैं पूरे देख लीजिए, तो पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप भी तैयार हो जाएंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज जो बातें डिस्कस की हैं
तो उसके आधार पर आप ये पूरा चैप्टर अपना तैयार कर लेंगे। अच्छे नंबर का पूछा जाता है और आसान भी चैप्टर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।